viewers, I Dr. SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं, आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसके परिभाषा को देखेंगे। उसके बाद कुछ साइंस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। इसके बाद जो साइंटिफिक मेथड होता है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ अन्य जो पहलू सब है ये फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में इस पर चर्चा करेंगे। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो स्कूल एग्ज़ाम है उसमें कुछ क्वेश्चन भी इससे हो सकते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन बेसिक क्लियर हो जाने के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि व्हाट इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। तो प्रकृति के जो नियम होते हैं तो उसका अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। अब और भी कुछ परिभाषा सब आपको मिल सकता है, जैसे फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्सेस एंड देयर कंसेक्वेंसेज। फिजिक्स इज़ दैट कार्ट व्हिच मूव्स ऑन द व्हील्स ऑफ मैथमेटिक्स। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज नथिंग बट ट्रू फिलॉसफी। इस तरह से कुछ परिभाषा सब आपको मिल सकता है, लेकिन जब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो लगेगा कि सब में एक ही बात है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड का। हम आसपास में जो भी पृथ्वी देखते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखते हैं, आकाश, तारा, दिन रात कैसे होता है, सूरज ग्रहण कैसे होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तारे क्यों चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, धरती पर हम कैसे चलते हैं, किसी चीज़ को पानी में डुबाने पर वो हल्का क्यों हो जाता है। फिजिक्स के स्टडी के साथ इन सारे बातों को हम समझेंगे कि ये घटनाएं कैसे होती हैं। तो ये जो नेचुरल फिनोमेना है इसको हम एक ख़ास नियम से अध्ययन करेंगे और नियम के बाद उन घटनाओं को समझेंगे एक फिजिक्स के नज़रिए से। तो इसके लिए साइंटिफिक मेथड सबका उपयोग किया जाता है। इसमें ऑब्जर्वेशन होता है, हाइपोथेसिस होता है, एक्सपेरिमेंट, उसके बाद कंक्लूजन होता है। और यही जो एक्सपेरिमेंट है उसमें यूनिफिकेशन और रिडक्शन होता है। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे घटनाओं को एक नियम से समझना। वैज्ञानिकों का, फिजिसिस्टों का ये कोशिश रही है, फिजिसिस्टों की ये कोशिश रही है कि एक ही नियम से हम बहुत सारी घटनाएं हैं, या यूँ कह लीजिए कि सारी घटनाओं को हम समझें। एक बहुत बड़े महान फिजिसिस्ट हुए हॉकिंस स्टीफन, तो उन्होंने किताब ही लिख डाली द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिसिस्ट लोग हैं उन्होंने यूनिफिकेशन और रिडक्शन पर जोर दिया है। तो कोशिश करते हैं कि इसमें बहुत सारे जो लॉ हैं, बहुत सारी जो घटनाएं हैं उनको एक लॉ से समझा जाए। और रिडक्शन का मतलब हो गया कि जो बहुत बड़ी घटना है उसको हम तोड़ करके समझें, उसको पार्ट बाय पार्ट समझें। तो इस हिसाब से बड़े घटना को हम समझ सकते हैं। तो एक हो गया कि एक ही नियम से हम बहुत सारी घटनाओं को समझें, और दूसरा कि एक ही घटना जो है वो अगर 2, 4, 5, 6 नियमों से संबद्ध है तो उसको तोड़ करके समझें। तो तोड़ करके जो समझने का कोशिश है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। और एक ही नियम से
बहुत सारे घटनाओं को समझना यूनिफिकेशन कहलाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मतलब कोई भी घटना को हम देखना। अब मान लीजिए कि गुलाब का फूल है, तो गुलाब का जो फूल है उसको अगर अलग अलग आदमी देखे तो उसके ब्रेन पर अलग अलग ढंग से प्रभाव होता है, अलग अलग ढंग से इम्पेक्ट पड़ता है। अब कोई गुलाब का फूल है तो उसको कोई अगर माने चित्रकार देखे तो खूबसूरत सा चित्र बना देगा। अगर कोई बोटनिस्ट है उसको देखे तो क्या करेगा, उसके मन में आएगा कि इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर कोई कवि देखे तो उसका कविता बना दे सकता है। और अगर मतलब कोई फिजिसिस्ट देखे तो उसके मन में एक अलग भाव होगा कि कैसे ये फूल खिलता है, कैसे ये लाल ही क्यों दिखता है, ये पीला ही क्यों दिखता है, और उसका वो घटना करेगा फिजिक्स के हिसाब से, ऑप्टिक्स के नियम से उसको गाइड करेगा। तो बहुत सारे जो ये नियम हुए हैं, इससे टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो इन्वेंशन हुआ है उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। फिजिक्स का स्कोप क्या है, इन सारे बातों का हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जो डिफिनेशन है कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेना, या फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, या फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। इसको हम समझते हैं कि जैसे ये सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रही है तो कहीं ना कहीं एक आकर्षण बल लग रहा है, तब तो पृथ्वी के चारों ओर, तब तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ आकर्षण ही हो तो क्या होगा, पृथ्वी जा कर के सूर्य में गिर जाएगी और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अब ध्यान देने की बात है कि अगर मतलब सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है, अगर वो दूरी बढ़ जाए तो क्या होगा, सब लोग जम जाएंगे। और दूरी अगर घट जाए तो क्या होगा, सारा चीज़ यहाँ हाई टेम्परेचर से जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो दूरी भी निश्चित है, उतना ही दूरी पर पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, और दिन रात चक्कर लगा रही है। तो कौन सा ऐसा फोर्स काम कर रहा है। तो इसमें कुछ आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है न्यूटन ने दिया था। कहा जाता है कि न्यूटन जब सोए हुए थे और उन्होंने देखा कि पेड़ से फल गिर रहा है तो उनके मन में ये जिज्ञासा आई कि ये जो एप्पल है वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, पृथ्वी ही पर क्यों गिर रहा है। तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो ये जो आकर्षण होता है ये ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। लेकिन दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के बीच में एक आकर्षण बल लगते रहता है। इसी को न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम दिया था। और इसको अगर हम समझ लेते हैं तो हम पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ज्वार भाटा, इन सारे घटनाओं को एक नियम से समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से ये यूनिफिकेशन हो गया। अब कहा जाता है कि फिजिक्स इज नथिंग विदाउट द मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स इज दैट कार्ट व्हिच मूव्स ऑन द व्हील्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो जितना भी फिजिक्स का हम नियम देखते हैं उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, मैथ के मदद से एक्सप्रेस करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैथ के मदद से हम उसको समझते हैं। जैसे मतलब F बराबर ma होता है। कोई जो बल, किसी वस्तु पर जो बल आरोपित हो रही है तो वस्तु के द्रव्यमान में अगर हम त्वरण से गुना कर देते हैं मास, और जो एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है वो फोर्स होता है। तो ये हम कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसको एक लंबा सा हम डिफिनेशन दे सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो एक लाइन में मतलब बहुत
संक्षेप में हम इसको लिख सकते हैं F = ma, और तात्पर्य वही हो गया। तो जितने भी फिजिक्स के नियम हैं, फिजिक्स के लॉ हैं, सबको हम एक्सप्रेस करते हैं एक इक्वेशन के माध्यम से। तो यही है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और अगर मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम क्या लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स F = G m1m2/r²। तो जो दो वस्तु है उसके मास के गुणनफल के समानुपाती होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसको हम जब बराबर करते हैं, ये फोर्स जो बराबर हो जाता है, तो उसको बराबर करने के लिए हम एक ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से गुना करते हैं। तो इसी हिसाब से जो हमारा कूलम्ब फोर्स है F = 1/4πε0 q1 q2/r²। तो इसमें हम देखेंगे कि ये दो जो चार्ज लेते हैं, दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। और फिर एक कांस्टेंट से गुना करते हैं, तब जाकर के हमको कोलम्बियन फोर्स प्राप्त होता है। तो ये हम इन इक्वेशन को देखने के बाद क्या कंक्लूजन ड्राई करते हैं कि ये जो हमारा फिजिक्स का जो लॉ है उसको हम बिना मैथमेटिक्स के मदद के हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुए माइकल फैराडे, अब उनका मैथ बहुत ये नहीं था, तो इतना जो महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है फिजिक्स के क्षेत्र में, तो उसको बहुत अच्छा से कब समझा जा सका, जब मैक्सवेल का इक्वेशन आया। तो इसी हिसाब से अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन नहीं हो, मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस नहीं करें, तो फिर फिजिक्स के नियमों को हम नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है फिजिक्स इज दैट कार्ट व्हिच मूव्स ऑन द व्हील्स ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स की गाड़ी गणित के पहिए पर चलती है। अब ये जो हमारा फिजिक्स है, इसमें ये क्या है, तो ये फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। हम ऐसा भी कहते हैं कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो नेचर और नेचुरल फिनोमेना का तो हम अध्ययन इसमें करते हैं, लेकिन ये है तो ये साइंस का ही ना ब्रांच है। तो साइंस क्या होता है, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इस हिसाब से ये हमारा साइंस हो गया। अब साइंस वर्ड जो है सो कहाँ से निकला है, तो साइंटिया से निकला है। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया मीनिंग टू नो। अब ये जो साइंटिया होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जानना। और जो संस्कृत में इसके लिए जो शब्द है वो विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, और ये जो विशेष ज्ञान होता है वो हम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस और उसके बाद फिर कंक्लूजन ड्राई करते हैं, फिर हमको रिजल्ट प्राप्त होता है। तो उर्दू में इसके लिए जो अरेबियन वर्ड है, अरेबिक वर्ड जो है विज्ञान के लिए, साइंस के लिए, वो है इल्म। तो इस हिसाब से हम इसमें को समझ सकते हैं कि द word science is derived from the Latin word scientia meaning to know. The equivalent word for science in Sanskrit is vigyan and in Arabic it is ilm. Now let us know what is meaning of vigyan, and the meaning of vigyan is to know. तो विज्ञान का अर्थ होता है जानना। अब दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। दो तरह के पदार्थ हैं, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग सबस्टेंस, मतलब सजीव, और एबायोटिक का अर्थ होता है निर्जीव पदार्थ, नॉन लिविंग। तो द सबस्टेंस इन दिस वर्ल्ड में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज़ बायोटिक एंड अनदर इज़ एबायोटिक। अब सजीव पदार्थ का अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं, लाइफ साइंस में करते हैं, जबकि निर्जीव पदार्थ का अध्ययन हम फिजिकल साइंस में करते हैं। अब फिजिकल साइंस दो तरह के होते हैं। फिजिकल साइंस की दो शाखाएं हैं,
एक हो गया हमारा फिजिक्स और दूसरा हो गया केमिस्ट्री। वी स्टडी अबाउट बायोटिक और लिविंग सबस्टेंस इन द बायोलॉजी and about abiotic substance or non-living substance in physical science. And physical science is categorized into two categories. One is the physics and another is chemistry. तो इस हिसाब से संक्षेप में हम समझ सकते हैं विज्ञान को और विज्ञान की शाखा को। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है, आज के लेक्चर में हम मुख्य रूप से फोकस करने वाले हैं फिजिक्स और फिजिकल वर्ल्ड का। तो फिजिकल जो वर्ल्ड है वो हमारे आस पड़ोस में जितनी भी खूबसूरत वस्तुएं हैं, जो भी हम देखते हैं, नज़र आ रहा है, तो ये सब आता है कौन चीज़ में? तो ये फिजिकल वर्ल्ड में आता है। और अगर फिजिक्स के स्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड टू मैक्रोस्कोपिक, जितनी भी छोटी सी छोटी वस्तुएं हैं 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के गैलेक्सी का जो साइज होता है उतना तक के लेवल का की जो वस्तुएं हैं सब का हम फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड है तो उसको हम क्वांटम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, और जो मैक्रोस्कोपिक है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से समझते हैं। और अगर हम ब्रांच फिजिक्स के ब्रांच की बात करें तो ये हो गया हमारा क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम, जनरल फिजिक्स, मॉडर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न एकॉस्टिक्स, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये सारे के सारे और भी बहुत सारे ब्रांच हैं। एक ज़माना हुआ करता था जब एक ही आदमी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिलॉसफी और सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सारे के सारे, अरस्तु और प्लेटो के ज़माने की बात करें, एरिस्टोटल के ज़माने की बात करें, तो एक ही आदमी ढेर सारे विषयों के विद्वान होते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? अब आप देख सकते हैं कि फिजिक्स का कितना सारा ब्रांच है, क्लासिकल, क्वांटम, जनरल, मॉडर्न, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। तो एक आदमी के लिए एक विषय का जो ब्रांच है, सब ब्रांच है, उसको भी पूरा अध्ययन कर पाना बहुत कठिन है। तो आज स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, बहुत सारा रिसर्च हुआ है, तो इसी हिसाब से ये जो ब्रांच सब है उस सब में भी बहुत ज्ञान हो गया है। अब एक आदमी भी पूरा का पूरा फिजिक्स को समझ ले ये कठिन नहीं है। और फिजिक्स तो दूर की बात है, उसके एक ब्रांच को भी पूरा मतलब ये समझ जाए तो ब्रांच का भी स्पेशलाइजेशन सब हो रहा है। और फिजिक्स का में जब खोज सब होता गया तो टेक्नोलॉजी सब का भी विकास हुआ। फिजिक्स के जो नियम हैं उनसे जो ढेर सारा जो टेक्नोलॉजी है उस सब का डेवलपमेंट हुआ, उससे बहुत सारा इन्वेंशन हुआ, बहुत सारा खोज हुआ। अब जैसे हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सरे का खोज रोंटगेन ने किया था, डाल्टन जो परमाणु का एटम का परिभाषा दिया था, कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट कि ये डिस्कवरी जो एटम का है वो डाल्टन को जाता है। लेकिन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। फिर जे थॉमसन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। प्रोटॉन, इसी हिसाब से प्रोटॉन का जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। साइक्लोट्रॉन का जो ईओ लॉरेंस ने मतलब आविष्कार किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खोज का श्रेय जाता है आइंस्टीन का। कितना बड़ा ये खोज है। अगर हायर फिजिक्स में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि आइंस्टीन के द्वारा जो इक्वेशन है E=mc², जिसमें हम कहते हैं कि मैटर में बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी में बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो आइंस्टीन से पहले जितने फिजिसिस्ट थे वो मैटर ही में घूम रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि मैटर मतलब फंडामेंटल क्या है। तो उन्होंने कहा कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। तो इस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण खोज हुआ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था और उसको हम एक इक्वेशन
mc² से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी हिसाब से एक बहुत महान भारतीय वैज्ञानिक हुए मेघनाथ साहा, तो उन्होंने आयोनाइजेशन के बारे में बतलाया। आयोनाइजेशन जो स्टेट होता है किसी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है या पदार्थ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आयोनाइज्ड हो जाता है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस हिसाब से अलग अलग तरह का इन्वेंशन हुआ, अलग अलग तरह की डिस्कवरी हुई, और मतलब इन्वेंशन के बाद फिजिक्स को भी पढ़ना ज़्यादा आसान हुआ। फिजिक्स को भी पढ़ना और समझना बहुत आसान हुआ। तो टेक्नोलॉजी के मदद से तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स के खोज के साथ फिजिक्स के जो नियम हैं उससे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से फिजिक्स को भी पढ़ना और समझना बहुत आसान हुआ। तो आदमी अपने आसपास के चीज़ों के प्रति बहुत उत्सुक रहा है। उसकी इसी उत्सुकता ने अनेकों आविष्कार और खोजों का जन्म दिया। अब दिन और रात का होना, तारों का चमकना, मनुष्य के मन में उत्सुकता रही है कि ये कैसे होता है, आकाश नीला क्यों होता है, हम कैसे चलते हैं, कैसे पृथ्वी को दबाते हैं तो पृथ्वी भी जो है एक अपोजिट फोर्स कैसे अप्लाई करती है, हर एक एक्शन जो के विपरीत दिशा में रिएक्शन होता है। किसी पेड़ से का फल धरती पर ही क्यों गिरता है, ग्रहण कैसे होता है, ज्वार भाटा कैसे होता है, ये सारी उत्सुकताओं ने अनेकों नियमों एवं यंत्रों के खोज एवं उसके आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये इन सारी बातों को हम फिजिक्स में और फिजिकल वर्ल्ड में अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड का। तो साइंटिफिक जो मेथड होता है इसमें जो मुख्य रूप से होता है ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर कंक्लूजन। और जब नियम की बात करें तो उसमें हमने चर्चा किया यूनिफिकेशन का और रिडक्शन का। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है किसी चीज़ को देखना, और उसके बाद फिर हम एनालॉजी लगाते हैं। हाइपोथेसिस और एनालॉजी हो गया, और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट होता है इसको हमको सावधानी पूर्वक करना है। तो इस हिसाब से हम विज्ञान को परिभाषित भी कर सकते हैं कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इट इज़ द सिस्टमेटिक knowledge of anything which is obtained by experiment and observation, and this experiment is being done carefully.